नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं आर ओ री एग्ज़ाम यानी पुनर्परीक्षा 2023 जो कि 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। उसके पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं और उसमें जो गलत प्रश्न आयोग द्वारा गलत प्रश्न क्या गलत उत्तर जो दिए गए हैं या एक से अधिक उत्तर दिए गए हैं जिसको आयोग डिलीट या कॉमन नंबर सबको दे सकता है, ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। और इस पेपर को भी देख लेते हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यानी आगामी देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसमें अपर पीटी एग्जाम 2025 भी जो कि 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए भी ये पेपर एनालिसिस महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पेपर को आप एक नज़र देख लें जो आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें एलटी ग्रेड भर्ती के लिए भी जो जीएस के टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस वाइज, उस सिलेबस पर चर्चा कर लिया, उसके अंतर्गत भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नों को आप एक बार देख लें, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। आयोग ये आंसर दिया है, आप इसके आंसर को एक बार देख लें। इसमें जो विवादित प्रश्न हैं या जो मतलब कह सकते हैं आयोग जो है मतलब एक तरह से इसमें जो भूल किया है इसको करने में उसको सुधार करना होगा, इसीलिए वो जो है वो एक प्रोफार्मा पर इसको सुधार के अंतर्गत छात्रों से उस पर आपत्ति मांगता है। तो इसमें देखें इस तरह से कौन कौन सी भूल आयोग द्वारा की गई है। और इसमें नोटेड पॉइंट ये भी इसमें इंगित किया जा सकता है कि जो लोग भी इसमें ज़्यादा कटाव के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब से यह परीक्षा हुई है तभी से कटाव की बाहर आ चुकी है। कटाव बताने वाले लोगों की संख्या जो है या फिर यूँ कहें कि आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर के आने के बाद भी लोगों के कटाव की बात आ चुकी है। लोगों के बीच में इस तरह से चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं और कटाव का लोग मानक क्या बनाते हैं कि उनके बीच में जो भी संपर्क में रहता है उनके माध्यम से भी जानकारी कलेक्ट करके उसमें 10, 20, 50, 100 लोगों के आधार पर वे अपना एक अनुमान प्रदर्शित कर देते हैं और अपनी जो है दुकान चलाना शुरू कर देते हैं, अर्थात अपने जो पेड प्लेटफार्म उससे बेचना शुरू कर देते हैं, लोगों को या बच्चों को इसमें लुभाने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनसे बचें और अपने सार्थकता अपने स्वयं विवेक से काम लेते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल तैयारी के रूप में कन्वर्ट करें। तो चलिए देखते हैं इसमें जो प्रश्न है जिसमें आयोग ने गलती किया उसमें 19 नंबर शुरू होता है। इसमें भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये बिहार है, क्योंकि जहां बिहार विकल्प में रहेगा वहां दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो बिहार पहले स्थान पर है। यदि बिहार विकल्प में न रहता तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ जाता, क्योंकि 4th पोजीशन पर यह है। तो बिहार विकल्प में होने के बाद ये पहले स्थान कोई आ ही नहीं सकता। ये 19 नंबर इस आयोग द्वारा गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया, इसको आयोग ने उत्तर प्रदेश कर दिया है। तो यह जो 19 है इसमें मतलब आयोग द्वारा गलती कर दी गई है, इसमें मतलब आंसर बनाने में प्रिंटिंग करने में। इसके बाद इस सारे प्रश्नों को आप देख लें एक बार, जो आगामी जो एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तो इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है जिसमें आयोग ने गलती किया है वो 100वां नंबर है, यानी जो इस सेट के हिसाब से जो QR कोड है उसके हिसाब से देखें तो इसमें जो 100वां नंबर है यानी 100 जो है उसमें आयोग ने गलती किया है। इसको देखते हैं। 100वां प्रश्न यह है, इसमें देखें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत किस फल का प्रथम स्थान रखता है? ये सबको कॉमन नंबर देना होगा क्योंकि इसने केला माना है। इसमें देखें तो आम, अमरूद, पपीता ये सारे जो फल हैं सब में पहले स्थान पर है। जो देखें अपना देश भारत है उसमें आम में पहले स्थान पर, अमरूद में भी है और इसने तो केला मान दिया है, जबकि पपीता में भी जो है भारत पहले स्थान पर है। इसको कॉमन नंबर सारे कैंडिडेट को उसको कॉमन नंबर देना होगा या फिर डिलीट भी कर सकता है इसको, हालांकि डिलीट करने के चांसेस कम है। इसके बाद देखें जो 101 नंबर है यह भी जो आयोग द्वारा है विवादित की श्रेणी में जा सकता है। इसमें देखें तो आलू, धान, गन्ना और कपास, सफ़ेद सरसों, इसमें से जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप को इसने जो है आलू को इसमें कैश क्रॉप माना है। कैश क्रॉप जो है देखिए हर देश में अलग अलग कैश क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैश क्रॉप का मतलब यही हुआ कि जो फल आपने जैसे खाने वाली फसलें हैं, बेचने वाली फसलें हैं, तो आलू तो वैसे तो कैश क्रॉप में है नहीं क्योंकि सब्जी वाली फसल में है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हालांकि कुछ लोग इसको कैश क्रॉप में उपयोग करते हैं तो कुछ लोगों के दृष्टिकोण से इसको नहीं समझते। जब आलू को कह सकते थे तो धान को भी कह देंगे, उस दृष्टिकोण से जिस दृष्टिकोण से हम आलू कैश क्रॉप कहेंगे उस दृष्टिकोण से धान भी कह सकते हैं। लेकिन देखें इसमें जो गन्ना है, कपास है, सरसों, ज़्यादातर यही है आपका कैश क्रॉप इसके इंडिकेट से। तो इसमें डी आंसर को सुधारना होगा आयोग द्वारा, इसमें 101 ये रहा। इसके बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सारे इसमें है, इसको आप एक बार देख लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें आयोग ने विवादित किया है वह प्रश्न संख्या 114 है। 114 के देखो कौन सी एक वैधानिक संस्था है, यानी एमंग दी फॉलोइंग विच स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी जो दिया है इसमें से कोई भी नहीं है। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
और नीति आयोग, योजना आयोग तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ही नहीं, श्रम आयोग भी नहीं है, यानी इसमें से कोई विकल्प नहीं। इसलिए आयोग को या तो डिलीट करना होगा या फिर इसको जो है कॉमन नंबर सारे स्टूडेंट को देना होगा। चलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। भारत में वैधानिक निकाय या जो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन से देखिए तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी जो है 1992 में किया गया था, ये आपके जो है वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन देख सकते हैं, यह भी आपका जो है वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी है, राष्ट्रीय सशस्त्र बल है, राष्ट्रीय विशिष्ट यानी पहचान पत्र यानी यूडीआई है जो आधार इशू करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत ही है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, भारतीय प्रेस वार्ता आयोग है, राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो यह आपके जो हैं भारत में वैधानिक निकाय के अंतर्गत हैं, जिनका कार्य और स्थापना कब किया गया था इसको भी साथ में आप देख लें, जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें 114 नंबर प्रश्न भी जो आयोग द्वारा मिसप्रिंट किया गया है, तो इसमें भी कॉमन नंबर या इसको डिलीट कर सकता है वह। इसके बाद सारे प्रश्नों को एक नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम फुल प्रूफ है, इसमें भी गलतियाँ कुछ पाई जा सकती हैं, लेकिन इसमें जहाँ तक अभी 4 प्रश्नों में जो है गलतियाँ मिली हैं, तो इन प्रश्नों पर आप आपत्ति कर सकते हैं। आयोग की जो साइट है या जो भी प्रोफार्मा दिया है आंसर के साथ, उसके साथ आप जो है आयोग के काउंटर पर ले जा करके जो है उसको आप जमा करा सकते हैं अपनी आपत्तियों साक्ष्य के साथ। हिंदी में भी एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आयोग द्वारा गलती के रूप में दिया गया है। इसमें 152 प्रश्न है। इसमें दिया है कुछ लोग नागपुर से आए। इसमें आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया उसमें देखिए परिणामवाचक विशेषण है, जबकि इसमें संख्यावाचक विशेषण के रूप में इसका आंसर होना चाहिए, और वो भी अनिश्चितवाचक संख्यावाचक के रूप में। हालांकि संख्यावाचक का रूप में ये भेद में परिणामवाचक विशेषण भी इसी के पार्ट के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यह संख्यावाचक विशेषण जो कि अनिश्चितवाचक संख्यावाचक के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य लिए इसके देखें तो बस देवानंदन यानी में दिया गया, लेकिन हरदेव बाहरी के हिसाब से जो है यह परिणामवाचक भी सही हो सकता है, लेकिन आयोग जो है हरदेव बाहरी के जो है उतना ऑथेंटिक नहीं मानता जितना कि देवानंदन को मानता है, इसलिए आयोग इसको चेंज कर सकता है। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी कटाव के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कटाव की जो बाहर आई है उसके अंतर्गत मिसप्रिंट कितने लोगों को जो मिसगाइड भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ तथ्य सत्य भी है, ऐसा सभी लोग अनुमान कोई न किसी न किसी के तो सत्य होगा ही। इतनी ज़्यादा लोग अपना अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान के आधार पर ही सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि एग्जाम होने के बाद और आंसर के आने के बाद इस तरह के अनुमानों की बाढ़ सी आ चुकी है। लेकिन आप जो कैंडिडेट उस आधार पर अपने आप को सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद क्या स्थिति रही है। इसमें आप औसतन देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो 130 प्लस करने की क्षमता रखते हैं, या जिनका हो सकता है 22 लाख आप कर सकते हैं, ऐसा संभव है। ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसको असंभव आप कर सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है। तो 130 करने वालों की संख्या कितनी हो सकती है, आप यदि मान सकते हैं 100 या 500, जो भी आप एक आंकड़ा दे सकते हैं। इसके बाद 140 से ज़्यादा करने वालों की संख्या क्या हो सकती है, 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, जो भी ये स्थिति हो सकती है। कुछ लोग तो 150 भी हो सकते हैं, ये भी संभव है, और उनकी संख्या न्यूनतम होगी, क्योंकि 100 है तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 हो, और यदि 500 हैं तो फिर इसके बाद शेष कितने बचते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी बनती है वो 130 से नीचे आ जाते हैं, जो कि वहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 120 से 130 ये मैक्सिमम रेंज आ जाता है, यहाँ पर ज़्यादा आबादी आ जाएगी। यानी ये जो इनकी यदि अनुमान लगाएंगे आप अपने से भी लॉजिक लगाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 120 से 130। तो इसी के इर्द गिर्द जो 120 से 130 के बीच जो है वह कट ऑफ जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप यदि अपने आप को यहाँ पर 120 से 130 के बीच में पाते हैं तो फिर आप अपनी तैयारी को उस आधार पर उधार दे सकते हैं। उससे नीचे जो है ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं बनती है, लेकिन फिर भी यदि आप इसके बीच में हैं तो आप तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेंस है बहुत जल्दी कराएगा, या मेंस क्या वो फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी देगा, क्योंकि ये री एग्ज़ाम है और ये 2023 की भर्ती जल्दी कंप्लीट करके उसको आगामी भर्ती भी देना है। तो यह एक मानक रहा। हालांकि इसमें कैटेगरी वाइज सबके लिए अलग अलग रहेगा, और उनके लिए 120 से नीचे भी जा सकता है। तो फिलहाल यह जो एक आकलन रहा, एक करेक्ट कोई नहीं कह सकता कि कितना जाएगा, लेकिन एक अनुमान के तहत ऐसा प्रेडिक्शन किया जा सकता है।